अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो में, और हमने लास्ट वीडियो में अपना फाइलम नीमाटोडा को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारे पास एक न्यू फाइलम है, फाइलम एनिलिडा। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फाइलम थोड़ा सा हमारे पास लॉन्ग हुआ करता है क्योंकि 3 फाइलम एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये हमारे पास लॉन्ग में आया करते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ख्याल रखते हुए कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिलिडा का मतलब, एनिलिडा का वर्ड जो निकला है वो निकला है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। लिटिल रिंग से मतलब उनका कहने का है कि सेगमेंटेड रिंग्स बनी होंगी, सेगमेंट्स बने होंगे, सेगमेंटेड वर्म कहेंगे इसे हम। इस फाइलम के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इस फाइलम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। अगर इसकी नंबर्स की बात करें कि इस फाइलम के अंदर कितनी नंबर स्पीशीज़ आती हैं, तो अबाउट एक एस्टिमेट के मुताबिक 15,000 स्पीशीज़ इस फाइलम के अंडर आती हैं। इस फाइलम की ख़ास बात, ये फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर आपको ट्रू सिलोम मिलेगी। वरना इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े, या तो उनके अंदर सिलोम होती ही नहीं थी, अगर होती थी तो सूडो सिलोम मौजूद होती थी। लेकिन ये फर्स्ट फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म आपके पास ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर सिलोम जो कि मीजोडर्मल लेयर की स्प्लिटिंग से बनी होती है, वो आपके पास मिलेगी। ठीक है। अगर इनकी हैबिटाट की बात करें, तो हैबिटाट आमतौर पर ये बोथ वाटर एंड लैंड, पानी और खुश्की दोनों जगह पर आपको मिलेंगे। लैंड पर ज़्यादातर इनकी जो पोजीशन होगी वो मॉइस्ट सॉइल, मतलब गीली मिट्टी में पाए जाएंगे आपको। और कुछ लैंड स्पीशीज़ जो होती हैं वो सॉइल को एज आ फूड यूटिलाइज करती हैं, सॉइल को एज अ फूड भी यूटिलाइज़ किया करती हैं। एक्वेटिक स्पीशीज़ ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगी या फिर सी में भी मिल सकती हैं आपको, फ्रेश वाटर या फिर सी में मिलेंगी। एक्टिव फ्री स्विमिंग प्रीडेटर्स होते हैं, एक्टिव फिल्टर फीडर्स होते हैं, ये अब टर्मिनोलॉजीज आपको आगे जाके समझाई जाएगी। कुछ हमारे पास एक्टोपैरासाइट हुआ करते हैं, बॉडी के ऊपर रहने वाले, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, और एक्टोपैरासाइट होकर ही क्या करते हैं, सक करते हैं ब्लड को, जैसे लीचेस। आगे हम डिस्कस करेंगे। बॉडी सिमेट्री की बात करें, बॉडी सिमेट्री याद होना चाहिए कि अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, फाइलम्स आएंगे, उनके अंदर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जैसे कि इनके नाम से ही वाज़ेह है, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। सेगमेंटेशन इनकी मेटामेरिक कहलाती है। कौन सी सेगमेंटेशन होती है? मेटामेरिक टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। क्यों मेटामेरिक टाइप ऑफ सेगमेंटेशन कह रहे हैं? क्योंकि हर सेगमेंट, एक सेगमेंट नहीं है, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट है, हर सेगमेंट की मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटमी, अगर आप उसको कट करके अंदर से स्टडी करते हैं, उसकी एनाटमी सेम होगी, और उसकी फिजियोलॉजी, उसकी जो फंक्शनिंग होगी, आपको बाहर से देखने में भी सेम लगेंगे और उसकी फंक्शनिंग भी सेम होगी। एनाटमी मतलब जब आप किसी भी चीज़ को कट करके स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करना, मॉर्फोलॉजी आपको फिजिकली कैसा दिख रहा है। तो फिजिकली कट करने के बाद और फंक्शनिंग में ये सारे जो सेगमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए इन्हें मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेगमेंटेशन पहचानी कैसे जाती है कि ये सेगमेंट बना हुआ है? तो रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। सेगमेंटेशन इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी। रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट्स भी मौजूद हैं जो आपको बाहर देखते ही पता लग जाएंगे कि ये सेगमेंटेशन हुई है। ये जो रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट है, ये सिर्फ बाहर नहीं है। जैसे देखें,
अंदर भी सेगमेंट्स बने हुए हैं, ऊपर की तरफ भी ये रिंग लाइक आपको एक्सटर्नल सेगमेंट्स दिखेंगे। अब ये सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर नहीं है, ये अंदर वाली सेगमेंटेशन से कंसाइड करती है, जिसे हम कहते हैं सेप्टा ऑफ द बॉडी। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे एंड होता है, डेवलप्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर पैरासाइटिक मूड है तो उसके साथ हुक्स और सकर मौजूद होंगे, पैरासाइटिक मूड है। अगर सेप्रोफाइटिक मूड है तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डेवलप्ड होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड हुआ करता है। सेप्टल नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसे हम नेफ्रीडियाज कहते हैं, उनके ज़रिए हमारे पास एक्सक्रीशन हुआ करती है। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिनके ज़रिए वो मूव किया करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास इलेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिटाई, और इनके ऊपर पैरापोडिया स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं। ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, विद पैरापोडिया और विदाउट पैरापोडिया। हमने ये बात याद रखनी कि पैरापोडिया क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं एनिलिड्स के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिहाज से ये हमारे पास फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो करता है और ब्लड के अंदर यूजुअली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अगर तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए, किस चीज़ की बात? मोड ऑफ रेस्पिरेशन। किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है, स्पेशल ऑर्गन कोई भी मौजूद नहीं है। अगर स्पेशल ऑर्गन नहीं है तो फिर गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। ये भी हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। थ्रो मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन जो होती है वो एज ए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन काम करती है एनलिड्स के अंदर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता करना है कि हर्माफ्रोडाइट हैं या फिर हेट्रोफ्रोडाइट हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एनलिड्स जो होते हैं हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं एंड हेट्रोफ्रोडाइट भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए
क्लासिफिकेशन तीन तरह की क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है। तो कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास है क्लास पॉलीकीटा। क्लास पॉलीकीटा की अगर बात करूं तो ज़्यादातर इसके अंदर मरीन बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं। अगर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी देखूं तो इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड रीजन मौजूद होता है। आइज के साथ और कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर्स का फंक्शन तो इतनी डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पल्प्स एंड टेंटिकल्स। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मतलब ये हेट्रोफ्रोडाइट हुआ करते हैं। सेक्सेस सेपरेट मतलब हेट्रोफ्रोडाइट, अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जाएंगे। उसके बाद डेवलपमेंट के दरमियान इनका जो लार्वल स्टेज होता है वो कहलाता है ट्रोकोफोरल लार्वल स्टेज। ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी हम 3 तरह के लार्वा पहले पढ़ के आ चुके हैं, एम्फीब्लास्टुलर लार्वा, प्लेन्युलर लार्वा, ये आ गया ट्रोकोफोरल लार्वा स्टेज। एग्जाम्पल होती हैं पीकॉक वर्म, ये हम अपनी आम जुबान में कहते हैं, वैसे इसे कहा जाता है सबेला। नेरिस क्लेमवर्म, ये इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आमतौर पर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि क्लेमवर्म का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो नेरिस है इसका नेम। उसके बाद सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। सेकंड क्लास है हमारे पास क्लास ओलिगोकीटा। इसके नाम का जो मतलब था, पॉलीकीटा का मतलब था विद मैनी सिटाई। सिटाई बहुत सारे मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें पॉली मतलब ज़्यादा, ओलिगो मतलब फ्यू। अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स मतलब बहुत सारे, ओलिगो मतलब फ्यू सेक्राइड्स, तो फ्यू सिटाई मौजूद होंगे। फ्यू सिटाई मौजूद होंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो ओलिगोकीट की है वो ये है कि ये कंसिडर किया जाता है कि ओलिगोकीट्स जो हैं इवॉल्व होते हैं पॉलीकीट्स से। दूसरा मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ओलिगोकीट्स की जो स्पीशीज़ होती है वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब लैंड फॉर्म्स होती हैं ज़्यादातर। पैरापोडिया यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ऊपर वाले में पैरापोडिया प्रेजेंट था, यहाँ पर पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता। सेक्सेस जो होती हैं एक ही सिंगल एनिमल में होती हैं। अगर एक ही सिंगल एनिमल में है तो हम उसे कहेंगे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोइशियस। एग्जाम्पल हमारा आपका सबका अर्थवर्म, जिसे हम कहते हैं फेरिटिमा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्लास की तरफ, जिसका नाम है क्लास हीरोडीनिया। प्रोनाउंसिएशन आप अपनी जिस तरीके से आपको आसान लगे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने यही बोलना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्लास हीरोडीनिया, क्लास लीचिस भी कहा करते हैं। क्लास लीचिस की पहली मेन बात, इन्हें कंसीडर किया जाता है कि ये इवॉल्व्ड हैं फ्रॉम ओलिगोकीट्स, ओलिगोकीट से इवॉल्व हैं। दूसरी बात,
अगर हम बात करें तो ये वो क्लास है एनिलिडा की जिसके अंदर सिटाए और पैरापोडिया दोनों एब्सेंट होते हैं, ना सिटाए होते हैं और ना ही पैरापोडिया, दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। फिर किस चीज़ के ज़रिए लोग लोकोमोट करते हैं या अपने होंठ से जाके स्टक होते हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर्स मौजूद होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सकर्स के ज़रिए ये अपने होस्ट से जाकर अटैच होते हैं और ब्लड सकिंग के काम करते हैं। ज़्यादातर ये जो लीचीज़ होती हैं ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती हैं, फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो प्रीडेटर्स होती हैं, जबकि कुछ एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल हेरोडिनेरिया, जिसे हम कॉमन इंडियन लीच भी कहा करते हैं, कॉमन इंडियन लीच। यहाँ पर ख़त्म होती है इसकी क्लासिफिकेशन। लीच के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आमतौर पर एमसीक्यूज़ में आती है कि एमसीक्यूज़ में ये बात आती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर से फॉल ब्लड सक करने के लिए यूज़ करते हैं एनिलिड्स की। तो इसमें से बहुत सारे के नाम दे देंगे और एक वन दिया जाएगा आपको लीच का। तो आपने लीच पर क्लिक करना है कि अब आगे जाकर हम इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की कि फाइलम एनिलिडा हमारे इकोनॉमिकली किस तरीके से काम आ रहा है। बहुत सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। पहली इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, फार्मर फ्रेंडली हुआ करते हैं, मतलब किसानों के दोस्त। ये कैसे हो सकता है, आइए पढ़ते हैं। फार्मर फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली इस तरीके से हो सकते हैं, ये कंटिन्यूसली सॉइल जो होती है खेतों की उसको कंटिन्यूसली प्लफ करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं अंदर जाने के लिए। जैसे ही वो खुदाई करते हैं और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ऐड करते रहते हैं, जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट को इसके अंदर ऐड करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा होता रहता है, सॉइल जो है वो फर्टाइल होती जाती है। फर्टाइल मतलब हमारे लिए ज़रख़ेज़ होती जा रही है, उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप उगाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी उगेगी। दूसरा इसका जो यूज़ है वो मेडिसिनल यूज़ है, मेडिसिन में यूज़ होते हैं। मेडिसिन में कैसे यूज़ होते हैं, बहुत से चाइनीज़, जापानीज़ और इंडियंस जो होते हैं वो इन्हें अपनी मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। लास्ट ये है कि ये फ़िश बेट के तौर पर यूज़ करते हैं, सी फूड इसके बाद खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फ़िश बेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं फॉर डायसेक्शंस। आमतौर पर हम भी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में लीचेस, अर्थवर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर डायसेक्शन, उनके अंदर इंटीरियर सिस्टम्स पढ़ने के लिए कि अंदर कौन कौन से सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट जो इसका यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीच का जो लास्ट यूज़ है वो एज एन एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है कि भाई किसी भी चीज़ ने काट लिया या फिर उसके अंदर जो खून जो होता है वो फॉल ब्लड हो जाता है, मतलब गंदा खून होता है, तो लीचीज़ को उसके ऊपर स्टक कर दिया जाता है और लीचीज़ वो सारा खून सक कर लेती हैं, जो फॉल ब्लड होता है, जो गंदा खून होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। उसके बाद जो एनिलिड्स के अंदर सेगमेंटेशन मौजूद थी, एक सेगमेंटेशन जो हमारे पास थी, सेगमेंटेशन और सिलोम मौजूद थी, उसका हमारे पास क्या फ़ायदा? उसका पहला फ़ायदा जो सेगमेंटेशन का ये है कि उसकी वजह से एनिमल फ्लेक्सिबल हो जाता है।
जैसे जॉइंट्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होती है, इस तरह सेगमेंटेशन की वजह से जो वर्म की बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और किसी भी अदर पार्ट के पर डिपेंड नहीं कर रही होती बॉडी को बैंड करने के लिए, इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से लोकोमोटिव पावर बढ़ जाती है। लोकोमोटिव पावर अगर बढ़ेगी मतलब वो जल्दी मूव कर सकेगा अगर ऑर्गेनिज्म, तो वो एक तरह से बहुत से ख़तरों से भी बच जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से किसी भी किस्म के। सिलोम का एक बहुत अहम फ़ायदा, स्विमिंग और बोरिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती हैं सिलोम की वजह से। बोरिंग एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड बरी कर लेते हैं आप लोग अपने आप को। उसके बाद बात करूं सिलोम क्या करती है, सिलोम अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सेव करती है और फिर एक्सक्रीट आउट कर देती है थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सिलोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये स्पेस प्रोवाइड करती है एग्स की मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए, कि स्पर्म्स और एग यहाँ आकर मैच्योर होते हैं। तो ये थी हमारे पास फाइलम एनिलिडा की फुल डिटेल। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सेगमेंटेशन की पढ़ी कि सेगमेंटेशन किस तरीके से हमारे जो एनिलिड्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। और यहाँ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।